नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेंशन स्कीम को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। ये जो पूरा सर्कुलर है, सर्कुलर मुख्य तौर पर पुराने एक संशोधन की समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया है और इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जो तमाम पेंशन धारक हैं, जो तमाम ईपीएफओ के मेंबर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम कर्मचारी पेंशन योजना के विषय में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम साल 2014 के संशोधन की बात करेंगे। उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये जो नया संशोधन था, जो नए बदलाव थे, उन बदलावों का प्रभाव क्या होगा, नए सर्कुलर का प्रभाव क्या होगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। आज का जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय समाज और सामाजिक न्याय जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पेंशन योजना के बारे में कुछ बात करते हैं। पेंशन जो योजना है, कर्मचारी पेंशन योजना की बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरी पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना मुख्य तौर पर भारत में जो तमाम जो निजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोगों के लिए ये पेंशन योजना काम करती है। लेकिन भारत में जब ईपीएफओ का गठन किया गया था, ईपीएफ का गठन किया गया था, तब इस पेंशन योजना को उसमें शामिल नहीं किया गया था। जब शुरुआत होती है कर्मचारी भविष्य निधि एवं विशेष प्रावधान अधिनियम 1952 के माध्यम से, जिसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जिक्र किया गया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र था, लेकिन इस पूरे अधिनियम में कहीं भी पेंशन का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन सरकार को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी पेंशन की जरूरत पड़ती है। उन कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद, अपनी नौकरी जाने के बाद, जब वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साल 1995 में पेंशन फंड का गठन किया जाता है ईपीएफओ के और ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और इसी पूरी व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत होती है। तो ये तो कर्मचारी पेंशन योजना की बात हुई। अब इस पेंशन योजना की संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कहां से पैसे आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले बात की कि ये जो पेंशन योजना है, ये मुख्य तौर पर ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती है। तो वर्तमान समय में इस पूरे ईपीएफओ के तहत 2 तरह के फंड मौजूद हैं। पहले फंड का नाम है कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ये पहला फंड है। और दूसरे फंड का नाम है पेंशन फंड यानी पेंशन निधि। तो ये तो 2 फंड हो गए। अब इनमें पैसे कहां से आते हैं? तो जो एक कर्मचारी है, जो एक एम्प्लॉय है, इसके अलावा उसका जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, ये दोनों ही लोग कर्मचारी की कुल सैलरी का, मूल वेतन का 12-12% योगदान देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जो कर्मचारी का योगदान होता है, जो एम्प्लॉय का योगदान होता है, वो 12% पूरा का पूरा योगदान इस पूरे फंड में जाता है, ईपीएफ में जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत जाता है। इसके अलावा जो नियोक्ता होते हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं, वो नियोक्ता जो योगदान करते हैं, उस योगदान को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है 8.33% का, और ये हिस्सा मुख्य तौर पर ईपीएस में जाता है यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। और दूसरा हिस्सा है 3.67% का, जो कि ईपीएफ में जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो इस तरह से किसी भी कर्मचारी की जो पेंशन स्कीम बनती है, जो उसको पेंशन मिलती है, वो पेंशन मुख्य तौर पर ये 8.33% से मिलती है। इसके अलावा यहां पर एक व्यवस्था ये भी है कि केंद्र सरकार भी उस कर्मचारी की कुल आय का, कुल वेतन का तकरीबन 1.16% हिस्सा इस पेंशन फंड में योगदान करती है। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर किसी कर्मचारी के कुल पेंशन फंड का निर्धारण किया जाता है। तो ये तो पेंशन फंड की बात हुई। लेकिन यहां पर जब 1995 में इस पूरी व्यवस्था को लागू किया गया था, उस समय केवल जो वेतन योग्य आय थी, यानी जिस आय पर पेंशन दिया जा सकता था, वो आय मात्र 5,000 रुपए थी। यानी
केवल 5,000 रुपए पर ही पेंशन की गणना की जाती थी, चाहे आपकी आय जो थी, चाहे आपकी जो सैलरी थी वो कितनी भी हो। लेकिन जो पेंशन की कैलकुलेशन होती थी वो केवल 5,000 रुपए पर होती थी। इसके बाद इस 5,000 रुपए को बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। लेकिन यहां भी यही बात थी कि चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन जो आपकी गणना होगी, जो कैलकुलेशन होगी पेंशन की, वो केवल 6,500 पर होगी। इसके बाद साल 2014 में सरकार एक संशोधन लेके आती है। इस पूरे अधिनियम में एक बदलाव लाया जाता है और इस बदलाव के माध्यम से इस 6,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक बदलाव और आता है, इसके साथ एक विकल्प और दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और उस विकल्प की बात करते हैं। तो 2014 के संशोधन को समझने की कोशिश करें तो हमने पहले ही बात की कि इस संशोधन के जरिए सरकार द्वारा कर्मचारियों को मुख्य तौर पर दो विकल्प प्रदान किए गए थे। इसमें पहला विकल्प ये था कि जो आपकी पेंशन योग्य वेतन है, जो आपका पेंशन जिस जिस वेतन पर आपकी पेंशन निर्धारित की जाएगी, वो या तो आप 15,000 रुपए प्रति माह तय कर सकते थे, इसी आधार पर आपकी पेंशन तय होती। और दूसरा विकल्प ये था कि यदि कोई कर्मचारी चाहे तो वो, यदि उस कर्मचारी की आय ज्यादा है, उस कर्मचारी की वेतन ज्यादा है, तो वो कर्मचारी अपनी वास्तविक वेतन का 8.3% योगदान अगर यदि वो चाहे तो पेंशन फंड में दे सकता है। तो कर्मचारियों को ये दो विकल्प प्रदान किए गए थे और ईपीएफओ यानी ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये विकल्प दिए थे, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सभी कर्मचारियों को 1 सितंबर 2014 से 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने की समय सीमा के भीतर कोई भी जो एम्प्लॉय है वो इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। इसके अलावा 2014 में जो संशोधन आया था उसमें एक प्रावधान ये भी था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है तो दूसरा विकल्प चुनने के माध्यम से उस कर्मी का जो पेंशन फंड है, उस कर्मचारी को अपने पेंशन फंड में अपनी कुल वेतन का 1.16% अतिरिक्त योगदान भी देना होगा। तो ये बदलाव थे जो 2014 के संशोधन के जरिए लाए गए थे। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी किया गया था कि यदि कोई कर्मी निश्चित समय सीमा के भीतर इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन नहीं करता है, तो डिफॉल्ट तरीके से यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस कर्मी ने पहले ऑप्शन का चयन कर लिया है। तो यहां पर विवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद जब समय सीमा समाप्त हो जाती है, एक 6 महीने के लिए समय सीमा और बढ़ाई जाती है और जब समय सीमा के भीतर कई लोग इस पूरी व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाते, तो इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे संशोधन को लेकर, इन बदलावों के विरुद्ध कई याचिकाएं दायर की जाती हैं। तकरीबन 44 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि सरकार को जल्द से जल्द ये जो पूरा संशोधन है, इस संशोधन को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि संशोधन की जो समय सीमा थी वो बहुत ज्यादा कम थी और इसके अलावा इस संशोधन को लेकर कई जो कर्मचारी थे उनके पास सूचनाएं भी मौजूद नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरह से विकल्प का चयन किया जाए। ईपीएफओ ने कोई स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं की थी और इन्हीं आधारों पर इस जो पूरा जो बदलाव था, जो पूरा संशोधन था, उस संशोधन को रद्द करने की मांग की जाने लगी। इसके बाद 3 जजों की एक बेंच बैठी और 3 जजों की बेंच ने नवंबर 2022 में इन संशोधनों को बरकरार रखा। यानी 2014 में ईपीएफओ ने जो संशोधन किए थे उन संशोधनों को बरकरार रखा गया, लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अपने डिसीजन में विकल्प के चयन करने की जो विंडो थी, यानी नया ऑप्शन चूज करने का जो विंडो था, उस विंडो को 4 महीनों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक बड़ा निर्णय यह भी लिया था कि 2014 के संशोधन में जो 1.16% के योगदान का प्रावधान था, उस प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और हाल ही में ईपीएफओ ने जो सर्कुलर जारी किया है, उस सर्कुलर का प्राथमिक उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं गाइडलाइंस को, इन्हीं तमाम दिशा निर्देशों को ढंग से लागू करना था। इस संबंध में नए जो दिशा निर्देश, जो नए गाइडलाइंस हो सकते थे, उन गाइडलाइंस को लोगों तक पहुंचाना था। तो ये तो इस पूरे मामले की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे नए बदलावों का प्रभाव क्या होगा, उस प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्रभाव मुख्य तौर पर 2 एंटिटीज पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रभाव जो होगा वो कर्मचारियों पर होगा, एम्प्लॉइज पर होगा, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी, उस पूरी व्यवस्था के तहत केवल 15,000 रुपए की
वेतन पर ही पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता था, पेंशन को कैलकुलेट किया जाता था, चाहे उस व्यक्ति की आय कितनी भी ज्यादा हो, और ज्यादा आय होने पर उस व्यक्ति को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 15,000 है और किसी व्यक्ति की आय 50,000 है, तो जाहिर तौर पर यदि दोनों की कैलकुलेशन जो है 15,000 के माध्यम से होगी, तो जिसकी आय 50,000 के आसपास है उसको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति नए विकल्प को चुनता है, नया रास्ता अपनाता है, तो इसके माध्यम से उसे रिटायरमेंट के बाद काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है, और इस पूरी व्यवस्था के जरिए उस व्यक्ति की जो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी को और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसका जो दूसरा प्रभाव होगा वो खुद ईपीएफओ पर पड़ेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा, क्योंकि यदि कर्मचारियों को ज्यादा योगदान देना पड़ेगा, कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी, तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर वित्तीय दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा भविष्य में आकर। भविष्य में उस पर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने केवल 10 साल तक काम किया और 10 साल तक काम करने के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली 58 वर्ष की उम्र में, तो इसके बाद वो अपनी मृत्यु तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो इसकी वजह से ईपीएफओ पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दबावों की बात हुई, प्रभावों की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि कर्मचारी पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, पहला कथन है कि इस फंड को 1952 में गठित किया गया था। हमारा दूसरा कथन है कि इस फंड में कर्मचारी को योगदान नहीं देता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।